हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और नया चैप्टर। तो अगर आप इस नए चैप्टर के साथ में रोज नए वीडियो के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपसे सेल साइकिल की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में कि आखिर सेल साइकिल होती क्या है, क्या होता है चेक पॉइंट, कैसे काम करती है ये सेल साइकिल, कैसे सेल हमारी गड़बड़ियों को पहचानती है, कैसे उन्हें दूर कर सकती है। उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको मैं बता दूं कि इस पूरे की पूरी प्लेलिस्ट में 4 वीडियोस आपके सामने आने वाले हैं, जिसमें कि आज सबसे पहला वीडियो आएगा, दूसरा वीडियो आएगा माइटोसिस के ऊपर और तीसरा वीडियो आएगा आपका मियोसिस और चौथा भी मियोसिस के ऊपर ही आएगा। तो हम लोग बाद में डिटेल में बात करेंगे इनके बारे में, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सेल साइकिल के बारे में। आइए समझते हैं सेल साइकिल क्या होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम एक ह्यूमन बीइंग हैं और हमारे हम ह्यूमन बीइंग एक सिंगल जाइगोट से बने हुए हैं। मतलब हमारी बॉडी के सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक सिंगल जाइगोट से बने हुए होते हैं। उसमें कोई भी डिफरेंस किसी के अंदर भी देखने को नहीं मिलती है। आखिर इस जाइगोट में मतलब हमारे हर एक सेल के अंदर या हमारे हर एक जाइगोट सेल के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो कंप्लीट बॉडी ऑर्गन्स को बना सके थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस। तो हमारे ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद हमारी बॉडी सारे तरह के ऑर्गन्स को बनाती है, लेकिन आखिर एक सिंगल सेल इतने टाइप की सेल कैसे बना सकती है या इतने टाइप के ऑर्गन कैसे बना सकती है? क्योंकि ऑर्गन तो तब बनेगा जब आपके सेल से टिश्यू बनेगी और टिश्यू तब बनेगी जब ग्रुप ऑफ सेल्स होगा और ग्रुप ऑफ सेल तब होगा जब सेल अपने नंबर को बढ़ाएगी। लेकिन सेल अपने नंबर को बढ़ाती कैसे? दरअसल सेल अपने नंबर को बढ़ाती है यही प्रोसेस करके, जिसे हम लोग सेल डिवीजन कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग हैं और हमारी अपनी एक लाइफ होती है। हम शुरुआत में बचपन में एक जन्म लेते हैं, फिर हम एडल्ट होते हैं, मैच्योर होते हैं और उसके बाद फिर हम ओल्ड हो जाते हैं, फिर हम डेड हो जाते हैं। क्योंकि हम एक सेल से बने हैं तो जो चीज़ हमारे अंदर देखने को मिलती है वही सेम चीज़ हमें हमारी सेल के अंदर भी देखने को मिलती है। जिस तरीके से हम एडल्ट होते हैं उसी तरीके से हमारी सेल भी मैच्योर होती है, जिस तरीके से हम ओल्ड होते हैं उसी तरह से हमारी सेल भी ओल्ड होती है और जिस तरीके से हमारी डेथ होती है उसी तरह से हमारी सेल की भी डेथ हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी सेल फंक्शन परफॉर्म करती है और इसी चीज़ को हम सेल साइकिल कहते हैं। लेकिन सेल साइकिल के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट है वो बिल्कुल हमारे जैसा ही है। जिस तरीके से हम अपने पूरी लाइफ साइकिल के दरमियान अपने ही जैसा एक नया ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, उसी तरह से हमारी सेल भी अपने पूरी लाइफ साइकिल के दरमियान एक नई सेल्स बना करके ही जाती है। यही चीज़ को हम इसके अंदर पढ़ते हैं और जब कोई एक सेल अपने जैसी एक दूसरी सेल बनाती है तो उसी प्रोसेस को हम लोग सेल डिवीजन कहते हैं। दरअसल वो एक सेल साइकिल का ही एक पार्ट है सेल डिवीजन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारे ऑफस्प्रिंग का बनना ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है, हमारे बच्चे का होना हमारी लाइफ का एक पार्ट है। उसी तरह किसी भी सेल का अपने जैसा एक नया सेल बनाना वो एक सेल साइकिल का ही पार्ट है, जिसे हमने एक अलग इवेंट नाम दिया सेल डिवीजन। क्योंकि सेल डिवीजन के अंदर इतने सारे फेजेस हैं कि अगर मैं उनको एक अलग नाम ना देता तो सारी खिचड़ी पक जाती। लेकिन आइए बात करते हैं हम सेल डिवीजन के और सेल साइकिल के बारे में। जब हम बात करते हैं सेल डिवीजन में या सेल साइकिल की जब हम बात करते हैं तो सेल साइकिल के अंदर जब एक सिंगल सेल कभी भी अपनी साइकिल को कंप्लीट करेगी तो उसमें डिवीजन होना है। डिवीजन का मतलब होता है जब सेल अपने नंबर को बढ़ाएगी। जब सेल अपने नंबर को बढ़ाएगी तो जाहिर तौर पे सेल को अपने नंबर को बढ़ाने के लिए अपने अंदर के कंटेंट को, जैसे कि डीएनए को, क्रोमोसोम को, अपने सेंट्रोसोम को, इन एनिमल सेल, इन सारी चीज़ों को डबल करना पड़ेगा। मतलब इन्हें बढ़ाना पड़ेगा ताकि जो नई सेल बने उस नई सेल के अंदर भी पर्टिकुलर वही ऑर्गन मौजूद हो या वही ऑर्गेनेल मौजूद हो जो उसके पेरेंटल सेल में थी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी घर में बंटवारा होना है तो बंटवारा होने के लिए पहले घर के अंदर हमारा दूसरा घर भी तो होना जरूरी है। अगर मान लीजिए दूसरा घर बनवा लिया तो उसमें किचन होना जरूरी है और अगर किचन भी बनवा लिया तो उसके अंदर बर्तन होना भी जरूरी है। तो जिस तरीके से हमारे घर में बंटवारे के समय हर एक सामान 2 हो जाता है, उसी तरीके से जब सेल डिवाइड करती है, मतलब जब एक सेल से 2 सेल बनती हैं तो उन 2 सेल्स के बीच में भी डिवीज़न होता है। मतलब सेल ऑर्गेनेल में भी मल्टीप्लिकेशंस होते हैं और उस रेप्लिकेशन से नए सेल ऑर्गेनेल बन के तैयार होते हैं। तो नया सेल ऑर्गेनेल बनना भी वो सेल साइकिल का ही एक पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि हमारे सेल साइकिल के दरमियान सेल डिवीज़न कब चलेगी या फिर हमारी सेल
कब अपने नए नए सेल ऑर्गेनेल को बनाएगी। तो हमारे सेल ऑर्गेनेल का बनना, नई सेल का डिवाइड करना, ये सारी चीज़ें ही हमारे सेल साइकिल के अंदर आती हैं। तो एक एक करके हम अपने सेल साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं आपको बताता चलूं कि इस अर्थ के ऊपर बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं या बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें एक सेल से नई सेल बनने के लिए 24 घंटे का टाइम लगता है। जैसे मैं ह्यूमंस की बात करता हूं तो हमारे एक सेल से नई सेल बनने में 24 घंटे का टाइम लगेगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पर जब हमें चोट लग जाती है, जब हमारी टिश्यू डैमेज हो जाती है, तो उस घाव को भरने के लिए या फिर उस नई सेल को बनने के लिए उसमें थोड़ा सा टाइम जो है वो हमें देना पड़ता है। वही सेम चीज़ अगर मैं ईस्ट की बात करूं तो ईस्ट ये काम केवल और केवल 1.5 घंटों के अंदर ही कंप्लीट कर लेता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं ह्यूमन के अंदर तो वहाँ पे पूरा 1 दिन का वक्त लगता है, बट ईस्ट के अंदर ये काम बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में ही हो जाता है। और यही चीज़ हमें बैक्टीरिया वगैरह के अंदर भी देखने को मिलती है, जहाँ पे बैक्टीरिया बहुत ही कम टाइम में बहुत ढेर सारी कॉपी बना सकता है। और ये दिखाता है कि किसी भी सेल की जो सेल साइकिल है वो स्टेजेस या फिर वो सेल साइकिल कितने कम टाइम में कंप्लीट हो जा रही है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हर एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पॉन जो होती है वो अलग अलग होती है। कोई 100 साल जीता है, कोई 250 साल जीता है, कोई उसी तरीके से हमारी सेल साइकिल भी वेरी करती रहती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। लेकिन आइए सेल साइकिल को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जब हम सेल साइकिल की बात करते हैं तो हमारी सेल साइकिल को जनरली हमने 2 डिफरेंट कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है। एक कैटेगरी होती है जिसे हम लोग एम फेज का नाम देते हैं और दूसरा होता है जिसे हम लोग इंटरफेस का नाम देते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्यों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा आपसे बात करते चले। देखिए, एम फेज जो है वो हमारे सेल साइकिल का एक छोटा फेज होता है, जहाँ पे हमारी सेल को एक नई कॉपी बनानी होती है। मतलब वो स्टेज जो सारा क्रेडिट लेकर के जाता है, मतलब कि जिसको लगता है कि भाई सब कुछ सेल का यही है, एम फेज है। लेकिन उस एम फेज को चलाने के पहले, जैसे मैंने कहा ये बंटवारा हो गया, आपको लगा कि बंटवारा यूं ही हो गया, नहीं, उस बंटवारे को कराने के लिए भी पहले हमें उसके कंटेंट को बढ़ाना पड़ा। और हमारा वो जो कंटेंट हमने बढ़ाया उसको हम ध्यान ना दे करके केवल और केवल एम फेज के ऊपर ही फोकस रहते हैं। यही चीज़ हमें दिखाई देता है सेल साइकिल के अंदर भी। सेल साइकिल में सारा काम तो भैया इंटरफेज में होता है। सारा काम किस में होता है? इंटरफेज में होता है। चाहे सेल को डेवलप करना हो, सेल के साइज को बढ़ाना हो, चाहे साइटोप्लाज्म को बढ़ाना हो, चाहे डीएनए को रेप्लिकेट करना हो, चाहे सेंट्रोसोम बनाना हो, ये सारा काम इंटरफेज के अंदर होता है। लेकिन हम प्रायोरिटीज दे देते हैं एम फेज को। एम फेज बहुत ही छोटी फेज होती है जहाँ पे सेल आपकी डिवाइड करने के लिए तैयार होगी, मतलब सेल एक तरीके से डिवाइड करेगी। लेकिन उसके पहले उसका जो सारा काम है वो उसके इंटरफेस के अंदर हमें देखने को मिलता है। जब सेल इंटरफेस के अंदर आती है उस समय सेल बिल्कुल नई होती है और इंटरफेस के अंदर वही सेल आती हैं जिन सेल को नई कॉपी बनाना होता है। अगर कोई सेल नई कॉपी नहीं बनानी होती है तो वो सेल इंटरफेस में एंटर नहीं करेगी। दरअसल इंटरफेस में हम लोग जनरली 3 स्टेजेस को पढ़ते हैं। नंबर 1 इंटरफेस की स्टेज है जिसको कि हम लोग G1 के नाम से जानते हैं, और नंबर दूसरा है जिसे हम लोग S1 के नाम से जानते हैं या S फेज के नाम से जानते हैं, और तीसरी स्टेज हमारी होती है इंटरफेज की जिसे हम लोग G2 के नाम से जानते हैं। दरअसल इनका पूरा नाम गैप 1 सिंथेसिस फेज और गैप 2 फेज का होता है। लेकिन इन सभी फेज के अपने अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं जिन्हें हम लोग अलग अलग तरीके से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं G1 फेज की, इंटरफेज के। जब हम G1 फेज की बात करते हैं अपने सेल साइकिल के अंदर तो इस फेज में ये सबसे पहली गैप फेज होती है, और इस फेज के अंदर सेल नॉर्मली तौर पे सबसे पहले बिगिन करती है अपने आप को ग्रो कराना, अपने अंदर के साइटोप्लाज्म को बढ़ाना, अपने आप को थोड़ा सा मेच्योर बनाना। जैसे ही G1 फेज की खत्म होती है, G1 फेज के खत्म होते ही वहां पे सेल एंटर कर जाती है S फेज। S फेज को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि ये फेज आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। S फेज के अंदर ही जो हमारी सेल होती है उसके अंदर उसका जीनोम, मतलब कि उसका जो क्रोमोसोम होता है या उसका जो डीएनए होता है वो अपने नंबर को रेप्लिकेट करता है। ध्यान रहे कि डीएनए रेप्लिकेट होता है लेकिन उसका क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहता है। इस बात को आप कभी मत भूलिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को लेके कंफ्यूज जाते हैं। आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि एस फेज के अंदर आपका जो ये है क्या बोलते हैं उसको, ये एस फेज के अंदर जो आपका डीएनए है वो तो बढ़ता है लेकिन
क्रोमोसोम नंबर वहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम रहते हैं। डीएनए कंटेंट वहाँ पे बढ़ जाता है लेकिन क्रोमोसोम नंबर के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है एस फेज के अंदर। और साथ में इसी एस फेज के अंदर हमारे जो सेंट्रोसोम होते हैं वो भी 1 से 2 हो जाते हैं एनिमल सेल के अंदर। और जब हम पहुंचते हैं G2 फेज की तरफ, तो G2 फेज में जितने भी और ऑर्गेनेल हैं जो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है या तमाम तरह के ऐसे ऑर्गेनेल जो सेल के डेवलपमेंट में रोल प्ले करेंगे, वो भी अपने नंबर को लगातार डुप्लीकेट करना शुरू करते हैं। और इस तरह जब सेल G2 फेज को कंप्लीट कर लेती है तो G2 फेज को कंप्लीट करने के बाद हमारी सेल एंटर कर जाती है आपके M फेज में। लेकिन याद रहे कि जब तक सेल आपकी G2 फेज में पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो जाती है, सारे ऑर्गेनेल जो हैं वो चेक नहीं कर लिए जाते हैं, सारा डीएनए चेक नहीं कर लिया जाता है कि सारा डीएनए सही बना हुआ है, सेल के अंदर कोई भी एरर नहीं है, तब जाकर के सेल आपकी G2 फेज के बाद M फेज में एंटर करेगी और डिवीजन के लिए तैयार होगी। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो सेल को इन सारी चीज़ों से रोकती है? तो उस चीज़ को रोकने के लिए सेल के अंदर होते हैं जगह जगह पे मौजूद चेक पॉइंट्स। ये जो चेक पॉइंट्स होते हैं हमारे सेल के अंदर, ये सबसे पहले आपको G1 फेज और S फेज के बीच में दिखाई देता है, दूसरा आपको G2 फेज के बीच में दिखाई देता है और तीसरा आपको M फेज के अंदर दिखाई देता है, G2 और M फेज के बीच में दिखाई देता है। इन चेक पॉइंट्स पे हमारे सेल में चेक किया जाता है कि हमारी सेल जो है उसमें क्या सही ग्रोथ है या नहीं। अगर कोई सेल अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाई है, उसके अंदर उतनी ग्रोथ अच्छी नहीं हुई है, तो ऐसी सेल आगे डिवीजन के लिए या सेल साइकिल के लिए नहीं जाएगी। मतलब अगर वो साइज में छोटी है, साइटोप्लाज्म कम है, ऑर्गेनेल का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, नंबर 1 G1 में तो ये चेक किया जाता है। दूसरी फेज जो होती है G2 और S फेज वाली जो चेक पॉइंट्स थी, वहाँ ये चेक किया जाता है कि क्या इस सेल का सारा डीएनए कंटेंट सही है या फिर नहीं। अगर डीएनए कंटेंट सही नहीं रहता तो G2 फेज दोबारा S फेज में भेजती है सेल को, कहती है कि जाओ अपने डीएनए को रिपेयर करके आओ। और अगर सेल उस डीएनए को रिपेयर नहीं करती है तो चेक पॉइंट्स उस सेल को आगे बढ़ने नहीं देता है और ऐसी सेल की बार बार गलती होने पे उस सेल की डेथ करा देता है, जिसे हम लोग एपोप्टोसिस कहते हैं। अगर वो सेल डेथ ना होती और लगातार सेल डिवाइड करती रहती, डीएनए गड़बड़ होता, तो उससे खराब सेल ही बनती जिससे कि कैंसर कॉज हो सकता था। तो सेल साइकिल में चेक पॉइंट का रोल होता है हर एक सेल ऑर्गेनेल को चेक करना, ताकि आपकी सेल आगे की तरफ सही सलामत डिवाइड कर सके रेगुलेटेड मीडियम के अंदर। अब आइए हम लोग थोड़ा सा आगे की और बातें करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी सेल जो है जब G2 फेज में पहुंची तो वहां पे उसके ऑर्गेनेल को चेक किया गया। ऑर्गेनेल को चेक करने के बाद वो सेल पहुंची M फेज में। M फेज का दूसरा नाम हम लोगों ने माइटोटिक फेज भी रखा हुआ है। माइटोटिक फेज के अंदर आप जनरली 4 फेजेस के बारे में पढ़ते हैं, 4 फेजेस ही बताएंगे। और जब ये 4 फेजेस कंप्लीट हो जाती हैं तब जाकर के हमारी सेल एंटर करती है किसमें? तब हमारी सेल एंटर करती है, नई सेल बनती है। और वो नई सेल अगर डिवीजन के लिए जा रही है तो फिर वो नई सेल साइकिल को शुरू करेगी और वो नए सिरे से G1 फेज में एंटर करेगी। लेकिन अगर सेल साइकिल जो है डिवीजन नहीं करेगी, क्योंकि हमारी बॉडी की बहुत सारी सेल ऐसी होती है जैसे हार्ट सेल हैं, न्यूरॉन सेल हैं, जो मेटाबॉलिकली तो एक्टिव हैं, जो कि एक्टिव हैं, मरी नहीं है, वो जिंदा हैं, जैसे हमारी ब्रेन सेल्स वगैरह हैं। ये सारी मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं, लेकिन ये अपने नंबर को बढ़ाना नहीं चाहती, मतलब ये अपने नंबर को नहीं बढ़ा सकती हैं। ऐसी सेल भी हमारी बॉडी के अंदर होती है और अक्सर ऐसी सेल G0 फेज में होती है, वो G1 फेज में कभी भी एंटर नहीं करेगी, क्योंकि G1 फेज में वही सेल एंटर करती है जिसको दोबारा से अपनी कॉपी को बढ़ाना होता है। तो जैसे ही सेल आपकी सबसे पहले सेल जब आपकी G1 फेज को क्रॉस करती है तो G1 फेज को क्रॉस करते ही आपकी सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होता है, G1 के बाद जब हम S फेज के अंदर जाते हैं कि G1 फेज में हमारा पहले जो क्रोमोसोम नंबर वगैरह है वो पूरी तरह से जो क्रोमोसोम है वो डीकंडेंस हो जाता है डीएनए के फॉर्म में। किस फॉर्म में? डीएनए के फॉर्म में। और इसके किनारे की जो न्यूक्लियर इन्वेलप वगैरह होती है वो धीरे धीरे जो है वो आपकी हल्का फुल्का न्यूक्लियर इन्वेलप उस समय यहाँ प्रेजेंट होता है। उसके बाद में ये जो क्रोमोसोम या जो डीएनए आप देख रहे हैं एस फेज में आते आते ये डीएनए डबल हो जाते हैं, लेकिन क्रोमोसोम सिंगल ही रहते हैं, मतलब सिस्टर क्रोमैटिड बनते हैं। क्या बनते हैं? सिस्टर
क्रोमैटिड बनते हैं, ना कि नए क्रोमोसोम बनते हैं। रिमेंबर, इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। क्रोमोसोम नंबर अगर 4 है तो 4 ही रहेगा, लेकिन डीएनए आपका 8 हो जाएगा, वहां पे क्रोमैटिड का फॉर्मेशन हो जाता है। और फिर उसके बाद एम फेज चलनी शुरू होती है, और एम फेज में जब एम फेज चलती है तो वहां पे यही जो आपका डीएनए है जो डिवाइड किया हुआ है, यही क्रोमोसोम का फॉर्म में आता है और बराबर बराबर पार्ट में 2 सेल में डिवाइड होकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एम फेज के अंदर आप 4 बेसिक फेज के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 आप प्रोफेज, नंबर 2 आपका मेटाफेज, नंबर 3 आपका टीलोफेज, और एनाफेज, और नंबर 4 आपका टीलोफेज। और टीलोफेज के बाद उसके बाद ये सेल आपस में अलग अलग करके डिवाइड हो जाएंगी। एक पेरेंटल सेल होगा और एक डॉटर सेल होगा। तो इस तरीके से आपकी साइकिल में इंटरफेज और एम फेज पूरी तरीके से कंप्लीट हो करके ही रहेगी। जैसा कि मैंने आपको आज के इस वीडियो सेगमेंट में सारी बातों को बताने की कोशिश की, और इसके अंदर कुछ हाईलाइटेड फीचर्स आपको कभी नहीं भूलना है। एस फेज को आपको ध्यान में रखना ही रखना है। साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हमारी सेल के अंदर बहुत सारी ऐसी सेल हमारी बॉडी में हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा हमारी हार्ट सेल्स वगैरह हैं जो कि ऑकेजनली डिवाइड करती हैं, कभी कभार डिवाइड करेंगी। हमारी बॉडी में कई ऐसी सेल हैं जो कभी कभार डिवाइड करेंगी, बट ज़्यादातर टाइम वो डिवाइड नहीं करना चाहती हैं, वो G0 फेज के अंदर ही रहना पसंद करती हैं। इस तरीके की सेल जो फेज में रहती है G0 फेज, उस फेज को हम लोग क्वेशेंट फेज के भी नाम से जानते हैं। ये सेल जनरली सेल साइकिल में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, लेकिन हाँ, नो डाउट ये जो है मेटाबॉलिकली जनरली एक्टिव होती हैं। उसी तरीके से जब आप एम फेज की बात करते हो तो एम फेज में माइटोसिस वाली फेज अलग है, जहाँ पे बेसिक आप 4-5 फेजेस की बात करते हो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। वहीं पे जब आप मियोसिस की बात करते हो तो मियोसिस थोड़ा सा डिटेल बन जाता है, इसीलिए मियोसिस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैं उसके लिए 2 वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ। आज के वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको सेल साइकिल पसंद आई होगी ये वीडियो। अगर आपको सेल साइकिल समझ में आया है तो अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक शेयर करिए। और अगर आपने सेल वाला वीडियो या सेल वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो अभी के अभी जा करके देखिए, वो बेहद इंपॉर्टेंट वीडियोस पड़े हुए हैं। एनिमल किंगडम वन ऑफ द मोस्ट तगड़े वीडियोस में पड़े हुए हैं, देखना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आपको ऐसे ही प्रिसाइज कंटेंट और एक अच्छी स्टडी मटेरियल चाहिए, एक सिंपल लैंग्वेज में पॉइंट वाइज, जिससे आपके बोर्ड नंबर्स एनहेंस हो सके और आपकी नीट की प्रिपरेशन जबरदस्त हो सके, तो आप परचेज कर सकते हैं मेरी बुक विधान हैंडबुक बायोलॉजी। विधान हैंडबुक बायोलॉजी की अगर मैं बात करते हैं तो उसके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा सुनते जाइए। विधान हैंडबुक बायोलॉजी में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब काफ़ी कमाल के डायग्राम जो आपकी स्टडी को काफ़ी ईजी बनाएंगे, ऐसे डायग्राम उस बुक के अंदर रखे गए हैं जो एनसीईआरटी की लाइन को ही डायग्राम के फॉर्म में बताने का काम करते हैं। नंबर 1। नंबर 2 बात है कि इसके अंदर आपको 2000+ क्वेश्चंस मिलते हैं विद सॉल्यूशन, तो आपको बहुत ही इजी तरीके से बुक के अंदर ही सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आज ही बुक को परचेज करिए। बुक को परचेज करने के लिए आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा नंबर 9794572500, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यही है। वहाँ पे से आप बुक को डायरेक्ट परचेज करेंगे तो हो सकता है आपको डिलीवरी चार्ज वगैरह थोड़े से कम हो जाए। बाकी आप इसको अमेजोन और मीशो से भी परचेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको ये बुक विधान हैंडबुक बायोलॉजी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखने को मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा सभी लोग, चलता हूँ।